आप और हम सब दर्द के एक दास्तान से गुजर रहे हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो राजनेता हैं, वो हमें अब भी इस घटिया सियासत में बांध कर रखना चाहते हैं। तेजस्वी सूर्या क्या करता है दोस्तों? एक कोविड रूम में जाता है वहां पर भ्रष्टाचार की जांच करने, और वहां जाकर वो पूरी एक लिस्ट पढ़ना शुरू करता है कि ये देखिए तुम्हारे यहां ये मुसलमान क्यों काम कर रहे हैं। उस कोविड रूम के अंदर 200 कार्यकर्ता थे, मगर उसकी नजर उन 17 मुसलमानों पर गई। उस कोविड रूम के अंदर वो मुसलमान और हिंदू साथ मिलकर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, मगर ये गया और उसने उन 17 मुसलमानों पर हमला किया। इससे फायदा क्या हुआ उसको मैं बताता हूं। इससे फायदा यह हुआ कि इनके जो 2 कौड़ी के भक्त हैं ना, जहरीले, वो खुश हो गए कि देखो मुसलमानों को इसने ठिकाने लगा दिया। मगर वहां का जो कोविड प्रचार जो तंत्र है वो किसके अंतर्गत काम कर रहा है? बीजेपी सरकार के अंतर्गत। कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इस शख्स येदियुरप्पा की सरकार है। अगर वहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? वहां का एमपी बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है, सरकार वहां बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। मगर यह आदमी क्यों गया मुसलमानों को टारगेट करने? ताकि आपका ध्यान असल मुद्दों से हट जाए। ये देखिए आदमी किस तरह से जाके ये नाम गिनवा रहा था मुसलमानों का। ये वीडियो देखिए दोस्तों। ताहिर अली खान, सादिक बादशाह, मोहम्मद जैद, अलसाई सईर, उमेर खान, सलमान खुरीफ, जमीर पाशा, जबीउल्लाह खान, सैयद हसनैन, सैयद शाहिद. Who are these people? ऐसा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जानता है कि ना केंद्र में ना राज्य में इसकी पार्टी लोगों की मदद कर पा रही है। तो इसके पास एक बहुत आसान सा तरीका है, यहां पर भी हिंदू मुस्लिम कर दो, और जनता के दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि जनता को लगेगा अरे वाह, हमें तो निजात दिला दी, हमें बचा लिया। इस पॉलिटिकल पार्टी का वही अंदाज़े बयां है, लोगों के अंदर एक काल्पनिक भय करना। दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए तुमने पूरा जहरीला प्रचार किया, तमाम रिकॉर्ड पार करवा दिए तुमने। प्रवेश साहिब सिंह, अनुराग ठाकुर, खुद गृह मंत्री अमित शाह, इस कदर जहरीले बयान। नहीं जीते, उसका परिणाम आप देखते हैं। दिल्ली में दंगे हो गए। कई सालों में जहां दिल्ली में दंगे नहीं हुए, दंगों में 60 लोग मारे गए। बंगाल के अंदर 11 लोग राजनीतिक हिंसा में मरते हैं, और इस राजनीतिक हिंसा में सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं मरते हैं, उनमें तृणमूल कांग्रेस से भी 4 से 5 लोग होते हैं, वामपंथी दलों के भी लोग मारे जाते हैं। और वामपंथी दल के लोग मारे जाते हैं, मगर वामपंथी दल ममता बनर्जी पर उंगली उठाते हैं, मगर वो साथ में यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माहौल को उग्र कर रही है, माहौल का सांप्रदायिकरण कर रही है। और मैंने खुद कहा जिम्मेदारी ममता बनर्जी है, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आपकी जिम्मेदारी है वहां अमन चैन रहे। आप दीदी हैं, दादा मत बनिए, यह मैंने कहा था। और ममता बनर्जी मुझे उम्मीद है कोशिश भी करेंगी, मगर यह भी हकीकत है कि परसों रात तक उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वो चुनाव आयोग के अंतर्गत था, वहां पर जो है चुनाव आचार संहिता चल रहा था। इसका मतलब मैं ममता बनर्जी को बचा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि वहां पर भी ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, झूठे वीडियोस का प्रचार प्रसार कर रहे थे ताकि माहौल और उग्र हो। दिल्ली में तुम्हारे नतीजा आपके सामने है, पश्चिम बंगाल में तुम्हारे, अब तुम वहां पर भी वही करना चाहते हो। तेजस्वी सूर्या, शर्म नहीं आती इस आदमी को? अब देखिए भोपाल से सांसद प्रज्ञा क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। मुमताज लोकतंत्र, हिंदुओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार, हे कलंकिनी, बस शटे शटेयम समाचरेत, टिट फॉर टैट करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन और एनआरसी बस यही उपाय है। संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया है, अब तो राम ही बनना होगा। जय श्री राम। पहली बात, खुद भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविस्ट अपर्णा रॉय सामने आई थी कि मेरा बलात्कार नहीं हुआ है, तो बलात्कार की सारी आपकी खबरें झूठी हैं। दूसरी बात, प्रज्ञा ये बताइए आप मुझे, मैं आपको साध्वी प्रज्ञा नहीं कहूंगा, मैं साध्वी शब्द का अपमान नहीं करना चाहता हूं। साध्वी का ओहदा मेरे हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा है, मैं जानता हूं साध्वी कौन है। मगर जो महिला एक शहीद को शाप दे सकती हैं, उसके मरने की कामना कर सकती हैं, 26/11 याद है ना आपको, उसके शहीद को शाप दे सकती हैं,
उन्हें मैं साथ भी नहीं बोल सकता, माफ कीजिएगा। आप सामने कब आई? क्योंकि आपको एक राज्य में हिंदू मुस्लिम करना था, वो राज्य जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद भोपाल में कहां है मुझे बताइए ना। भोपाल में आपके खिलाफ पोस्टर्स लग रहे हैं कि कहां है प्रज्ञा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सांसद बनने के बाद आपने कितने लोगों की मदद की है। आपके ट्विटर हैंडल पर मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों की आवाज को पहुंचाया है, कितने लोग जो अपील कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं आपसे। मैं देख रहा हूं आपके पूरे ट्विटर टाइमलाइन पर सिर्फ आप जो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी उसका जिक्र है, मगर मैं देख रहा हूं कि आपने खुद लोगों की कोई मदद नहीं की। कम से कम आपका ट्विटर टाइमलाइन तो यही बता रहा है। और आप क्या कर रही हैं? आप अनर्गल झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रही हैं, सिर्फ यही कर रही हैं। और इन दोनों का यही काम है, चाहे तेजस्वी सूर्या हो चाहे प्रज्ञा हो। ये लोग पूरी तरह से मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और यही इस सरकार का अंदाजे बयां। दो और खबरें बताता हूं मैं आपको, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में वहां की गायों के लिए हेल्प डेस्क बना रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीमीटर कैसे दिलाया जाए, उनकी कैसे सेवा की जाए। और दूसरी खबर देखिए दोस्तों, हमारा जो विज्ञान मंत्रालय है, कोविड के इलाज में गायत्री मंत्र कैसे सहायक साबित होता है, इस पर शोध करने जा रहा है। इन दोनों खबरों की अहमियत को समझिए आप दोस्तों। इससे पहले कि आप हंसने लगे उन पर, हंसिए मत। धार्मिक मान्यताओं पर हंसते नहीं है, मगर गौर कीजिए, काम में पूरी तरह से नाकाम है सरकारें, मगर गाय का सहारा लेकर, गायत्री मंत्र का सहारा लेकर आपकी भावनाओं में खेला जा रहा है, पर खेला जा रहा है। यही काम तेजस्वी सूर्या ने किया, यही काम विज्ञान मंत्रालय कर रहा है, विज्ञान मंत्रालय, और यही काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं योगी जी कि कल को अगर किसी गाय को तकलीफ हो, क्योंकि एक खबर आई थी कि शेरों को कोरोना हो गया है, कल को अगर किसी गाय को तकलीफ हो और अगर उसका मालिक आपसे मदद की मांग करे, तो आप उस पर एफआईआर नहीं कर देंगे? करेंगे तो नहीं ना? क्योंकि आप ही की सरकार का फरमान था, इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि पत्रकार जो लोग मदद की मांग कर रहे थे या जो लोग कोरोना से जुड़ी खबरें दिखा रहे थे, ऑक्सीजन की खबरें दिखा रहे थे, आप उन पर अंकुश डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से कल को किसी गाय की तबीयत खराब हो जाती है, तब आप ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे ना? करेंगे या नहीं? धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं की जगह हमारे निजी जिंदगी में है। हमारा ईश्वर से साक्षात्कार निजी है, एट अ पर्सनल लेवल है। उसका खेला मत बनाओ, उसका तमाशा मत बनाओ, खासकर तब जब आप अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। आप मेरे ईश्वर का इस्तेमाल, मेरे राम का इस्तेमाल, मेरे भगवान का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। और आपके स्क्रीन पर यह है जयशंकर, एस जयशंकर, देश के विदेश मंत्री। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी से साथ कहना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में कई किस्म के नाकारा विदेश मंत्री हुए हैं। एक एसएम कृष्णा हुआ करते थे, मगर यह आदमी तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ अहंकारी हैं बल्कि नाकारा भी हैं। और इन्होंने भारत की कूटनीतिक साख को जितना नुकसान पहुंचाया अपने अहंकारी रवैये की वजह से, भारत इस नुकसान से उबरने में कई साल लगा देगा। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, 2-3 बातें कही है। पहली बात इन्होंने ये कही कि भारत के अंदर चुनाव नहीं रुकवाए जा सकते। कोरोना अगर फैल रहा है तो दोष चुनावों का नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोष चुनावों का नहीं है, दोष है चुनावों को खींचकर 8 चरण में करवाने का, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। 75 सीटों के लिए तुमने देश को कोरोना में झोंक दिया, पश्चिम बंगाल को कोरोना में झोंक दिया। भूल गए मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में कहा था कि आपके हाथ खून से सने, आप पर खून का केस क्यों ना कर दिया जाए। फिर ये गए थे रोते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाइए आप। तो मुश्किल चुनाव नहीं है माननीय जयशंकर, मुश्किल है चुनावों को खींचना, यह है सवाल। दूसरी बात, कुंभ मेले के बारे में इनसे सवाल पूछा गया तो इनका जवाब सुनिए, बहुत अटपटा सा जवाब है। यह कहते हैं कि दोष कुंभ का नहीं है
और वो कहते हैं आगे कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रदर्शन में जो भीड़ जुट रही है उस पर आप दोष ना मढ़ें मगर कुंभ पर दोष मढ़ें। पहली बात यह, इनका इशारा किसान के प्रदर्शन पर था कि अब भी किसान जुटे हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं अपने किसान भाई बंधुओं से, आप लोग अपने जान के लिए आपको सिंघू बॉर्डर तमाम जगहों से हट जाना चाहिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को पहला करारा तमाचा दे चुके हैं। वहां के पंचायत चुनावों में बीजेपी हिल गई है। आप पहला तमाचा दे चुके हैं। अब आपको 2022 तक अपने इस रोष को, अपने गुस्से को बचाए रखना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी जान के लिए खाली करना चाहिए सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर। मगर हकीकत यह भी है कि जहां किसान है वहां पर कोरोना के कोई बहुत बड़े केसेस नहीं आए हैं। एस जयशंकर को मालूम होना चाहिए कि कुंभ के कई जो अपने यात्री हैं वापस गए हैं। मध्य प्रदेश का मामला था, 90 लोग जाते हैं, सभी के सभी कोरोना से संक्रमित, और उसमें से 20 लोग गायब हो जाते हैं डर के मारे कि हमें अस्पताल नहीं जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग किस पैमाने पर कोरोना का संक्रमण करेंगे। लाखों लोग गए थे कोरोना में, उनमें से अगर हजारों लोग भी संक्रमित हुए तो देश इसकी क्या कीमत चुकाएगा, और चुका रहा होगा। यह आदमी ग्रेटा थनबर्ग को, रिहाना को, उन पर निशाना साधता है, और खुद जिस झूठ पर सवार होकर तुम देश की साख बचाने का प्रयास करते हो, देश की बदनामी करने का प्रयास करते हो, अपने अहंकार के चलते तुमने देश की धज्जियां उड़ा दी, उसके बारे में तुम्हारी कोई राय नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य, जहां ये 3 चेहरों पर गौर कीजिएगा, एस जयशंकर, तेजस्वी सूर्या और प्रज्ञा जैसे सांसद और मंत्री मौजूद हैं। मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता हूं कि इन महानुभावों से इस देश को बचाया जा सके, और ईश्वर अपनी दैवीय शक्ति से हमारे लिए एक ऐसा मार्ग साफ करे कि कम से कम इन लोगों की मौजूदगी होते हुए भी हमें तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो।